नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित हूं और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा, संत गणिनाथ विवाह भवन बरहज में, ये गया दास विद्यालय के जस्ट बगल में है। हम वहां पे आए हैं और वहां पे हम क्यों आए हैं ये आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने वो फिल्म देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में एक किरदार है अमरेंद्र बाहुबली का, कुछ वैसा ही मिलता जुलता एक किरदार है बरहज में भी, जिनको बाहुबली उपाधि केवल रील के माध्यम से, रियल लाइफ से नहीं मिला है, रियल लाइफ में वो बंदा बाहुबली है। आइए उनसे आपको मैं मिलवाता हूं और जानते हैं कि उनकी जो लाइफ है किस तरीके से यहां तक आई है और क्या राजनीतिक उनके विचार हैं, कैसे वो काम करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। अमरेंद्र बाहुबली जी। अरे नहीं कैसा लगता है ये नाम सुन के, अमरेंद्र बाहुबली? नहीं, बाहुबली तो मैं नहीं हूँ भाई। बाहुबली आप नहीं है, लेकिन लोग तो हमको बता रहे थे। और जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके से आपने काम किया है, उससे तो यही लग रहा है कि भैया बाहुबली आपके सामने फेल है। क्यों? नहीं, काम करने के लिए बाहुबल की जरूरत नहीं है, विनम्रता की जरूरत है। और इंसान को सामाजिक बनने की जरूरत है और सामाजिक सरोकारों के साथ समाज को लेकर के चलने की जरूरत है। और इसके लिए बाहुबली उपाधि जो है ये मुझे तो समझ में नहीं आता। साउथ की फिल्में आप देखते हैं? कभी कभार देख लेता हूँ। जैसे फिल्में देखना तो मेरा बहुत पसंद रहा। मेरा मतलब फिल्म ट्रेड से मैं जुड़ा भी रहा हूँ। अच्छा। और चूंकि मैं ननिहाल में था तो सिनेमा हॉल भी मेरे पास था खलीलाबाद में। और चूंकि अब तो बंद हो गया है, मोती थिएटर, वो मेरा ही। तो मतलब आप सिनेमा जगत से भी जुड़े, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं कहूँ ये प्रभाव कैसे आ गया है। मतलब अमरेंद्र बाहुबली टाइप का फीलिंग, जीने नहीं दूंगा, ये आपने सोच लिया एकदम जीने नहीं दूंगा। एक साउथ में फिल्म है जीने नहीं दूंगा, तो ये भाई साहब का वही है थोड़ा सा हाल, जीने नहीं दूंगा। किसको जीने नहीं दूंगा? किसको जीने नहीं दूंगा? मतलब आपने एक साम्राज्य गिरा दिया है। अजीत जायसवाल जी एक ब्रांड रहे हैं और वो ब्रांड में एक जो धब्बा लगा है, वो धब्बा आप ही के प्रयास से लगा है। तो जीने नहीं दूंगा एकदम स्पष्ट है। जीना तो सबका सार्वभौमिक अधिकार है और जो भी इस धरा पर, पृथ्वी पर जन्म लिया, उसको सबको जीने का अधिकार है। और ऐसा कहीं नहीं मेरी सोच है कि किसी को मैं जीने नहीं दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब आप उसकी सोच अलग हो महोदय, लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर कोई गलत काम करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और अब इसको आप जिस यथार्थ में ले लें, अब ये तो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। थोड़ा हम लोग चलते चलते बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपको पोखरे को भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन हैं आशुतोष मिश्र जी। मैं चाहूंगा उनसे थोड़ा सा ये साइड से आप दिखाएंगे तो ये व्यू पता चलेगा। सामने एक और कैमरामैन है, हमारे सहयोगी हैं। तो ये पोखरा हम जो देख रहे हैं, जी। ये पोखरा, मतलब मैं यहाँ पे आता था भैया, सच कह रहा हूँ दिल से, तो मुझे बड़ा दुख होता था बरहज के लिए। और मन में गाली देता था। अब मुझे लगता था ये सरकारी भूमि है, इस पे काम नहीं हो रहा है, समाज के लिए काम होना चाहिए, पोखरे का पुनरुद्धार होना चाहिए, थोड़ा सुंदरीकरण होना चाहिए। कैसे हुआ ये सब? देखिए, ये सरकारी भूमि नहीं है, ये मधेशिया समाज की ये भूमि है और मधेशिया समाज का ये पोखरा है। यहाँ के जमींदार रहे स्वर्गीय बेचू शाह जी। और संत विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से वो काफी प्रभावित थे। और उस समय आश्रम के पीठाधीश्वर अनंत महाप्रभु जी थे। तो उनके अनुरोध पर उन्होंने काफी जमीनें, डिग्री कॉलेज जो बाबा राघवदास आश्रम परिसर में है, डिग्री कॉलेज, एसके इंटर कॉलेज को दिया। और कुछ जमीनें जो बच गई, मतलब ये जो पोखरा है, ये जमीनें जो बच गई, उन्होंने अपने मधेशिया समाज को दान के रूप में दे दिया था, लगभग 150 साल पहले। और इसका भी एक इतिहास रहा है और बहुत बड़ा इतिहास रहा है। कभी बेचू साहब के लोग कहते हैं, अब हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि उनके घर एक बारात आई थी और उस जमाने में लगभग 10,000 की भीड़ थी और इसको नाच घर बनवाया गया था। बीच में नर्तकी नृत्य करती थी और बाराती बैठे थे, बलिया से आया था वो बारात। और जगह जगह पर बलिया से और बरहज के बीच में जगह जगह कुएं खुदवा दिए गए थे पानी पीने के लिए, और कुओं में ही रस घोरवा दिया गया था। और अनंत महाप्रभु जी उस समय थे जब बारात में आई और उन्होंने तुलसी दल दिया। कुछ मतलब भोजन घटने की चांस थी तो ऑटोमेटिक भोजन बढ़ता गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाद में विवाह के बाद जब उनकी मतलब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो इसको उन्होंने इस पोखरे का शक्ल दिया और इसमें 3 कुएं खुदवाए जो सरजू नदी से ये कनेक्ट है।
जब नदी की धारा बढ़ती है, जलस्तर बढ़ता है, तो नदी यहाँ की बढ़ जाता है, और जब वहां का जलस्तर घटता है तो देखिए ये जलस्तर नदी का घटा है, तो ये 3 सीढ़ी घट गई थी। अभी छठ में ये 3 सीढ़ी ऊपर थी, 6 सीढ़ियां अभी नीचे हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व था, और प्रकारांतर धीरे धीरे यहाँ पर भूमाफियाओं की निगाह लग गई इस भूमि पर। ये करोड़ों की संपदा थी और इसको कब्जा कर लिए थे। कैसे ये सब इतना मतलब संभव, तो मुझे नहीं लगता संभव सा काम प्रतीत होता है। देखिए बहुत क्योंकि ये खुद से करना और मतलब बिना सरकारी की जमीन पे है, और आप किसी पद पर भी नहीं रहे, तो बिना जनप्रतिनिधि रहे आप ये सब कैसे कर पाए हैं? क्या क्या और चीजें हैं जो आपने किया है? जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम करने के लिए दृढ़ निश्चय आदमी के, इंसान को होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी होगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि विल पावर होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी, जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं रहेगी तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। इसके अलावा आपने भी और भी कुछ काम किए हैं? कार्य तो बहुत किए, इसको हमने करवाया, और यहाँ की यशस्वी सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी हैं, उनका इस भूमि को डेवलप करने के लिए, इस पोखरे को डेवलप के लिए बहुत बड़ा प्रयास रहा। वो अलग बात है कि मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे, और मैंने उन संबंधों का भरपूर उनसे लाभ लिया, और मैंने कहा कि ये अगर पोखरे को आप डेवलप कर देंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाह भवन बन जाएगा, और ये विवाह भवन का पहला बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। क्योंकि गरीब आदमी के घर पर शादी विवाह करना है तो धर्मशाला अब बहुत रह नहीं गए हैं, और जो मैरिज हाउस है वो मैरिज हाउस वाले 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए तक लेते हैं। वो गरीब तबका कैसे लेगा? तो उसके लिए हमने कहा कि अगर यहाँ पर एक जमीन बहुत बड़ी है, और संजोग से इस मध्यस्थीय समिति का मैं प्रबंधक हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक विवाह भवन बन जाए। तो पहला बिल्डिंग तो हमने इसको अभी बनवाया है, और शौचालय, मूत्रालय, स्नान गृह, अभी इधर भी हमको कुछ डेवलपमेंट करना है। एक टीन सेट रैन बसेरा के नाम पर भी हम एमपी साहब से बात किए हैं, और ओपन जिम यहाँ के लोगों को व्यायाम करने के लिए, युवाओं को जो जिम में जाते हैं 500, ये बड़ा यूनिक सा 500, 800 रुपया मंथली देते हैं, वो सब फ्री हो जाएगा। ओपन जिम देखिए युवाओं के लिए एक बड़ा अच्छा सा जी, पहल जी, है। इंस्ट्रूमेंट इसकी सराहना। हमारा सोच है। और यहाँ पर सामने एक जैसे जयमाल के लिए बड़ा हॉल चाहिए टीन सेट का मैरिज हाउस में, वो भी आदरणीय सांसद जी के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया है। लगभग 15 लाख की लागत से इसको भी बनेंगे। और एक मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ पर अभी हमारे बनाने का प्लान है, वो 80x40 का। उससे मेडिटेशन के लिए लोग, आने वाले लोग, जो ध्यान करने वाले लोग, वो भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ तो अभी काम हो जाएगा, और ये सब फ्री होगा, एकदम टोटल फ्री। बहुत अगर मतलब बरहज की जो सांस्कृतिक पहचान रही है, धार्मिक पहचान रही है, यहाँ इतने बड़े संत हुए हैं बगल में ही, तो उसको आप वापस रिस्टोर करने की कोशिश। हमारा प्रयास है कि बरहज की सांस्कृतिक पहचान को वापस लाना, और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक ये भी बहुत बड़ा एक कदम है इसमें, और गरीबों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, आप धर्म की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है, और चेहरे से तो आप एकदम भोले भाले टाइप के लगते हैं। गैंगस्टर एक्ट लगना, गुंडा एक्ट लगना, दंगा भड़काना, और मैंने सुना, लोगों से मैं बात कर रहा था, आपके विरोधी भी कुछ थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो बता रहे थे कि भाई खलीलाबाद से लेकर बरहज तक पता कर लीजिए, ये दंगा ही है बंदा। इस पर क्या राय है? गैंगस्टर, ये सही रूप है कि मेरे ऊपर एनएसए और गैंगस्टर लगा था, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं कि कहीं शराब तस्करी और नकली शराब बेचते समय, जैसे पूर्व चेयरमैन की बात अभी आपने कहा जी जायसवाल जी, तो गैंगस्टर तो उनके ऊपर लगना चाहिए। नकली शराब बेचते हुए पकड़े गए तो गैंगस्टर तो उनके ऊपर लगना चाहिए। हमारे ऊपर अगर रासुका गैंगस्टर लगा तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने हिंदू भाइयों की धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए। जब मुख्तार अंसारी ने कत्लेआम मऊ में करवाया, और मुख्तार अंसारी एक बड़े नाम, बिल्कुल तो बड़े नाम है, मऊ में दंगा भड़का था। हम कहीं मुस्लिमों के विरोधी नहीं हैं, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हमारे साथी हैं। कोई एक शब्द ये नहीं कह सकता कभी अमरिंदर गुप्ता ने जात की राजनीति की हो, धर्म की राजनीति की हो। स्वर्गीय मरहूम नयाब हुसैन जी भाजपा के नेता थे, उनके परिवार से आप पूछ सकते हैं। यहीं अभी हमारे सामने देखिए लियाकत भैया हैं, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन कभी मैंने धर्म की राजनीति नहीं किया। फिर कैसे आरोप लग गया? बिना
मतलब आग जले धुआं कैसे आ सकता है, मेरा ये सवाल है। मऊ में 15 अक्टूबर 2005 को मऊ में मुख्तार अंसारी जो वहां के विधायक थे, उन्होंने मऊ में दंगा भड़काया और उसके एवज में बहुत से लोग मारे जा रहे थे। और गोरखपुर के महंत, वहां के तत्कालीन सांसद, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश बंद करने का ऐलान हुआ था। और हम लोग, चूंकि मैं उस टाइम बरहज व्यापार मंडल का भी पदाधिकारी था और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष भी था उस समय, और जब पार्टी का निर्देश आया कि बरहज बंद होगा, जैसे पूरा प्रदेश बंद है, और योगी जी की गिरफ्तारी उस दिन हो गई थी बड़हलगंज में, हम लोग बंद करवाए। और बंद के दौरान ही कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक साजिश के तहत कुछ हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के यहाँ तोड़ फोड़ करवा दिया। अच्छा। हाँ, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। तोड़ फोड़ करवाया और नतीजा हुआ कि फिर यहाँ पर भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ा। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत लोग, सारे लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, चाहे अयोध्या सिनेमा हॉल फूंका गया, चाहे बरहज में कई ऐसे घटनाएं हुई, केवल चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए। इतना शर्मनाक है ये। बरहज में एक हॉल तक, जिसमें हम लोग फंस गए और उस साजिश में फिर यहाँ पर दंगा भड़का और कई अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के यहाँ जो है तोड़फोड़ हुआ, लेकिन हम लोग का उसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन मुलजिम हम लोग हो गए, हमारे ऊपर गैंगस्टर लग गया, एनएसए लग गया, हमारे घर पर पूरी फोर्स आ गई और बरहज में कर्फ्यू लगा दिया गया उस दिन की बात है ये 17 अक्टूबर 2005 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी गिरफ्तारी बड़हलगंज में हुई थी। उसके बाद ये विवाद बढ़ा और एक साजिश के तरफ मरहूम रियाज जी जो अभी एक्सपायर कर गए हैं, उनके घर पर हुआ। और फिर पटेल नगर में कुछ अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के यहाँ तोड़फोड़ करवाया गया, और कि जिससे हम लोग फंस जाए, वो इसलिए कि उसी समय भी नगर पालिका का इलेक्शन होने वाला था और टिकट का मामला था। भाजपा में दो गुट था, हमारा और अजीत जायसवाल जी भी गुटबाजी कर रहे थे। ये सोचे कि इसमें फंसा देंगे इनके लोग, तो ये लोग भीतर अंदर चले जाएंगे जेल में और हम अपनी बाजी मार लेंगे। लेकिन बहरहाल सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अपने लोगों के लिए मैं कई बार इस तरीके की जेल गया हूं, गैंगस्टर और रासुका क्या, कहीं भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। सत्य के लिए मैं लड़ाई के लिए कहीं जा, मुझे जेल की कोई डर नहीं। अजीत जी भी टाल ठोक रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? इतने सब आरोप लगे हैं उनके ऊपर, चुनाव लड़ना, उनका अधिकार सीज हो गया, तो क्या उनको अधिकार उनका है? उनका पार्टी ये कहते, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, तो क्या उनको लग नहीं रहा टिकट मिलेगा? तो अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं टिकट। सब पत्नी के लिए, और तो मुख्तार अंसारी जी की भी पत्नी भाजपा में ज्वाइन करना चाहती हैं, तो क्या भाजपा ज्वाइन करा करके मुख्तार के परिवार को देगी? तो बात तो एक ही हुई। आजम खान साहब का भी परिवार बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। तो जब ऐसे दागी लोग हैं और उनके परिवार को हम ज्वाइन कर, फिर हम एज ए विद डिफरेंस पार्टी का मतलब क्या रह जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसे लोग का कोई मतलब नहीं है, भाजपा में कहीं कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बर्खास्त किया है, इनके ऊपर रिकवरी का ऑर्डर किया है, सीबीआई की जांच बैठी है, सरजू नदी में अवैध बालू खनन के मामले में करोड़ों रुपए का बालू बेच डाले, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से भाजपा में चले आए। भाजपा में भग के कहां भी इनकी सदस्यता भी नहीं, चुप्पे से चले आए। आप कब से भाजपा में है? मैं तो आप लोग टिकट मांग रहे हैं, क्या आप लोगों ने भाजपा के लिए कुछ कितना समय दिया है? आपकी पत्नी ने क्या समय दिया है कि आपको टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? 1989 से खलीलाबाद से लेकर के और बरहज तक की मेरी भारतीय जनता पार्टी में यात्रा रही है। 1989 से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता चला आ रहा हूं। और तमाम मैं संगठन के विभिन्न दायित्वों पर भी मैं निर्वहन किया, बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक। और इस वक्त अगर मैं भाजपा में काम कर रहा हूं और पार्टी मेरी सेवाओं को समझी है और मुझे उस लायक समझी, तो मुझे रेलवे सलाहकार समिति, रेल मंत्रालय का ZRUCC मेंबर भी विगत 2009 से कंटिन्यू आज तक हमने काम किया। और जहां तक मेरी पत्नी की बात है, सविता गुप्ता जी का, तो 2001 से वो कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी में और 3 बार भाजपा महिला मोर्चे की लगातार जिले की उपाध्यक्ष रही हैं। उनके नेतृत्व में जब बसपा और सपा गवर्नमेंट में जब बिजली का
की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उनके नेतृत्व में बरहज में कई बार महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और निरंतर वो काम करते रहे। आज भी जिले की कार्य समिति की सदस्य हैं और लगातार कार्य करती हैं वो। आप रेलवे मंत्रालय के इतने बड़े पद पे हैं, आपको उपहार ही मिला एक तरीके से, आपने जो सेवा किया है, और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी पत्नी भी चेयरमैन बन जाए, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि हर हाथ से अपना मलाई खाना है। क्यों किसी और को अगर आप दिलवाते हैं, पार्टी के किसी गरीब आदमी को चाहेंगे तो वो भी उत्थान करेगा। मैं भी चाहता हूं, और ऐसा कहने चुनाव लड़ना कभी मेरी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता उनकी है जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय बना रखा है। आप चेयरमैन अजीत जायसवाल जी एक बार बन गए तो आपको तो दूर रहना चाहिए, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का एलिगेशन है। आपने भी समाज की सेवा किया है तो औरों को भी आप दीजिए। आपके साथ बहुत से लोगों ने काम किया है, वही लोगों जो आदरणीय अजय मिश्रा जी आपके बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनको चेयरमैन होना चाहिए। भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता हैं, ये सामने अमरजीत सोनकर जी हैं साहब, कैमरा इधर भी दिखा दीजिए, ये भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनको भी चेयरमैन होना चाहिए। ये भी बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, संघर्षशील कार्यकर्ता। शिव साहेब बर्नवाल जी हैं, उनको भी होना चाहिए। महिलाओं में डॉक्टर दर्शना श्रीवास्तव जी हैं, आदरणीय ममता पांडे जी हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें जातिवाद एंगल भी आ जाता है। आपने कहा इनका तो शहर जो है वो बनिया वर्ग का माना जाता है। अरे ऐसा नहीं, तो हर वर्ग के लोग। नहीं जो है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जातिगत जो समीकरण बनते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार का कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जहां पे बिना जाति के कोई चुनाव हो जाए। हो तो बता दीजिए, जाति धर्म पर चला ही जाता है। तो यहाँ की हम जहां तक बात करें तो बनिया बिरादरी को छोड़कर मुझे नहीं लगता है, जायसवाल आप हैं, मदेसिया लोग हैं, गुप्ता लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको छोड़ के और किसी को टिकट यहाँ पे मिलने वाला है। मिलेगा तो आप ही लोग को, ये तो तय है। आपने खुद को सिद्ध किया है क्या? आप उस लायक हैं क्या कि आपकी पत्नी को टिकट मिल जाए कहने पे आपके निवेदन करने? जैसे रेलवे मंत्रालय में वहां पे आप सलाहकार समिति में सदस्य रहे हैं, तो आपने क्या किया है वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो कुछ आइडिया होगा ना। देखिए, काम खुद बोलता है। काम आपके सामने जहां आप खड़े हैं, बिना पद पर रहे मैंने इसको डेवलप किया है अपने संबंधों के आधार पर। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र के रहे लोग, मैंने उनसे अपने संबंधों के आधार पर बरहज के विकास के लिए मैं निरंतर लगा रहा हूं। चाहे ये यहाँ का आप देख लीजिए, रेलवे की जहां तक बात है तो ठीक है, मैं JRUCC का मेंबर हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। सरकार ने मुझे बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है, सम्मान किया, इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन अगर मैं एक छोटे से पद पर रह करके रेलवे को डेवलप किया, जहां बरहज रेलवे उजड़ रहा था, कांग्रेस सरकार ने 2008 में रेलवे को बंद करने की बरहज सलेमपुर रेलखंड को घोषणा कर दिया था और सारी सिसई गुलाब राय बंद हो गया था, स्टेशन देवरा बाबा रोड हो गया था। एक 17 बरहज से सलेमपुर से ट्रेन बरहजिया एक्सप्रेस चलती थी, तो सीधे 17 बीच के स्टेशन बंद और सीधे बरहज, और वो अभी बंद करने का आदेश हो गया था। रेलवे लाइन उजड़ने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया बहुत बड़ा, और मेरे उस आंदोलन का नतीजा 2 दिन बरहज और सलेमपुर, पूरा बरहज बाजार सलेमपुर बंद था, और पूरी जनता और यहाँ के छात्र, किसान, नौजवान, व्यापारी, सारे लोग मेरे नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। और हम इसके साथ मेरे आंदोलन में सहयोग करने के लिए यहाँ के यशस्वी सांसद, उस टाइम विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, वह मेरे साथ आए, और रेल भवन में वह भी धरने पर कमलेश पासवान जी बैठे। और इसके बाद कांग्रेस सरकार को मजबूर होना पड़ा, और मुझे कहा गया कि ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, आप आंदोलन बंद कर दीजिए, अटल तिराहे से आप उठ जाइए। सर्वदलीय मैंने सभी लोगों को बुलाया था। यह मेरा व्यक्तिगत व्यवहार था कि सभी दल के लोग मेरे नेतृत्व में उन्होंने काम किया और आए। और जब वहां से रेल मिनिस्टर ने घोषणा किया और आदरणीय सांसद जी को जब कहा कि नहीं, बरहजिया ट्रेन बंद नहीं होगी, और जब वहां से क्लियर हुआ और हमने कहा उसके बाद भी हम नहीं मानते हैं, तो यहाँ के DRM कॉमर्शियल CL शाह साहब खुद आए और मंच से यहाँ पर पब्लिक के बीच में जब घोषणा की कि बरहजिया ट्रेन बंद नहीं होगी, बरहज रेल लाइन नहीं उखड़ेगा, तब जाकर हम लोगों ने आंदोलन को वापस किया। इसके पूर्व में भी बरहज छोटी लाइन थी, और उसको अगर किसी ने डेवलप करने का काम किया बड़ी लाइन में, तो तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को जाता है। रेलवे रेल आरक्षण केंद्र की स्थापना तो हुई, और बरहज यहाँ पर बहुत समस्याएं थी। कोई प्लेटफार्म टूटे हुए थे, ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं था, नेटवर्क फेल हो जाना था, यात्रियों के बैठने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। ये सब धीरे धीरे कराया गया। कुछ अभी कमियां स्टेशन पर रह गई हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वहाँ पे दलाल हमेशा घिरे ही रहते हैं, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, आरक्षण केंद्र पर दलालों की मामले तो कई बार सुना गया, उस पर मैंने कार्रवाई भी कराया। RPF और GRP ने कई बार रेड किया, कई दलाल पकड़े गए हैं, और लगातार इस पर कार्य होता है। जब भी सूचना मिलती है हम लोग भी अवगत कराते हैं, और खुद रेलवे के अधिकारी इस पर हमेशा निगाह रखते हैं,
और इस पर काम होता है, पकड़े भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक अंतिम सवाल नेताजी, अन्ना हजारे आजकल आपको लोग कह रहे हैं, जबकि वो काफी समय से वो भी फेमस है अन्ना हजारे के रूप में, टोपी ओपी भी पहनते हैं। भाई साहब मैं नहीं, इसके लिए क्षमा करिएगा, मैं उतनी बड़ी महान शख्सियत की तुलना मैं नहीं कर सकता हूं, ना तो मुझे मैं कहलाना चाहता हूं, ना तो मैं हूं। ये तो अच्छी बात है ना। और हाँ, उनके पद चिन्हों पर उनके आदर्श, उनके जो अच्छाइयां हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अन्ना हजारे जी के नाम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और तत्कालीन पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल जी ने अन्ना आंदोलन चलाया और अन्ना हजारे की टोपी पहन करके बरहज में धरने पर बैठे और बोले कि जब मैं चेयरमैन होऊंगा तो अन्ना जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक ईमानदार और पारदर्शी स्वच्छ सरकार बनाऊंगा। लेकिन ठीक उल्टा हुआ कि इतनी ईमानदारी पारदर्शी का सरकार का जो वादा किया था, मैं उसकी परिभाषा उस समय नहीं समझ पाया था, लेकिन परिभाषा मुझे तब समझ में आया कि वो सही बोल रहे थे कि ईमानदार और पारदर्शी सरकार मैं कराऊंगा, तो बेईमानी भी करूंगा, लूट भी करूंगा, तो पूरी पारदर्शी तरीके से मैं करूंगा। और उन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से लूट मचाया। बरहज में एक तरफ से सड़कें बनती थी, गिर जाती थी साहब, एक तरफ से नालियां बनती थी, गिर जाती थी साहब, बिना काम कराए भुगतान करा लिया गया। घाघरा नदी को मोड़ने के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपया बालू बेच डाला साहब। जात की बात करते हैं, मेरे ऊपर जातिगत इल्जाम लगाते हैं। मैं उन्हीं से पूछना, आप भी जिस जाति धर्म में जन्म लिए हैं, आपने उस पर भी काम करना साहब। हमने तो एक सार्वजनिक पोखरा था, यहाँ सभी कोई मधेसिया लोग थोड़े आते हैं। देखिए साहब, यहाँ जायसवाल जी भी कई लोग बैठे हैं, सोनकर साहब भी बैठे हैं, निषाद समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सैनी समाज के, यहाँ सारे लोग आते हैं। लेकिन आप चेयरमैन थे, आपने तो अपने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। जायसवाल धर्मशाला आप देख लीजिए साहब, आप भी जायसवाल हैं, आपको भी करना चाहिए था। आप चेयरमैन थे, जायसवाल धर्मशाला के सामने जो उनके मैदान है उसको आप इंटरलॉकिंग करवा देते, आपने वहां तो इंटरलॉकिंग नहीं कराया। आपने अपने एक मित्र के विद्यालय को जो है, विश्वनाथ त्रिपाठी विद्यालय को जो करवा करके 17 लाख रुपया का करवा दिया, और सामने सड़क टूटी थी, आपने टेंडर निकाला कि विश्वनाथ त्रिपाठी विद्यालय के सामने की सड़क के का निर्माण, और उस सड़क का जो बनी नहीं, वो टूटा रह गया, जनता उस पर उसी टूटी फूटी सड़क पर गिर रही है, वो नहीं करा। कितने साल पहले वो सड़क बनी? उन्हीं के कार्यकाल में, और उस पर रिकवरी का ऑर्डर हो गया। वो सड़क आप जाके एक बार जरूर देखिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी विद्यालय के सामने जो गली है। हालांकि आप डायरेक्ट नाम लेके बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। मुझे नहीं, अभी भी नहीं साहब बनी, उसके बाद से कोई वर्क नहीं हुआ है, बता दे। अभी उसके पीछे सूरदास कुटी से इधर डूडा के द्वारा हुआ, आज वो भी प्रस्ताव मैंने आदरणीय एमपी साहब को दिया था, कमलेश पासवान जी को, उनके प्रस्ताव पर उस पर डूडा से वो रोड थोड़ी ठीक उधर हो गई। अभी इधर का नहीं हुआ है, अभी तो वो जस का तस पड़ा हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। ऐसे बहुत से काम है। मुक्तिधाम को देख लीजिए साहब, बालू की भीड़ पर उन्होंने मुक्तिधाम बनवा दिया, उस पर रिकवरी का ऑर्डर हो गया साहब, और वो गिरना भी शुरू हुआ। लाइटें साहब सब जो है एक तरफ से बने, इधर सब टूटने लगे, सब भ्रष्ट कर गए टार साहब। कोई वर्क नहीं हुआ, केवल विकास के नाम पर लूट मचाई गई, और फिर उसी लूट करने के लिए बहुत परेशान है। क्यों भैया, समाज सेवा का जीवन भर ठेकेदार आप भी हो गए हैं, आपके समाज के लोग, अमित जायसवाल जी हैं, गौरव जायसवाल जी हैं, धर्मेंद्र जायसवाल जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, ये भी तो आपके समाज के हैं, यही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद जायसवाल जी हैं, कि केवल आप ही लड़ेंगे साहब चुनाव? ये बड़ा यूनिक सा है कि मतलब आप आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई फलाना को भी मिल जाए, फलाना किसी को भी मिल जाए, आप ऑप्शन दे रहे हैं। ये नहीं कि आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो रहे हैं कि बस हम ही को मिले। नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ना मेरी कभी प्राथमिकता नहीं रही है। मैं लगभग 25 साल से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, 24-25 साल हो गए, और उसके पहले ननिहाल में अपने था, लेकिन कभी मेरी प्राथमिकता नहीं रही है। हमारी प्राथमिकता यहाँ के डेवलपमेंट के लिए है। लोग क्यों करता है? नाम, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ईश्वर की दया से हमारे पूर्वज और वर्तमान में हम लोग को भगवान की दया से किसी चीज की कमी न, नाम की, न पद की, न प्रतिष्ठा की, न धन की। इंसान को और चाहिए क्या? शाम को 2 रोटी भोजन, वही रोटी करोड़पति भी खाता है, वही रोटी जो है हम भी आप भी खाते हैं। लेकिन किसी को धन का हवस हो तो वो नहीं है। कोई लड़े, कई पीढ़ियों के लिए बनवा। जायसवाल जी के साथ भी रहा हूं, 2007 में भाजपा से चुनाव लड़े, मैं उनके साथ भी रहा हूं। अब मरहूम नयाब हुसैन नियाजी साहब भी यहां से 2012 में चुनाव लड़े, मैं उनके साथ भी रहा हूं। केवल 2017 में मैं नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि यहाँ के बहुत विवादित प्रश्न है, उसको छोड़िए, आपने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं बता भी देता हूँ, बता ही देता हूँ। जब आप विवादित बोल ही दिए हैं तो पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी थे, और उनके इलेक्शन में हम लोगों ने वर्क किया, काम किया,
लेकिन अब चुनाव का समय है तो कार्यकर्ता की जगह पर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, जो आपके साथ नहीं थे उस इलेक्शन में, कहीं भी नहीं थे, आप केवल रुपए के दम पर आप जो है उनको टिकट के लिए आपने जो है पैरवी कर दिया और आपने ईगो लगा लिया, आपने वीटो लगा दिया पार्टी में कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो मैं अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। तो पार्टी बैकफुट पर और हम जैसे कार्यकर्ताओं का राजनीतिक मर्डर हुआ और नतीजा क्या हुआ कि जनता को ये बात समझ में आया कि हम लोग पब्लिक से आप पूछिए, सभी लोग कहते हैं कि जब भाजपा का कोई झंडा नहीं लेना तो 5 लोग थे, उसमें एक अमरिंदर गुप्ता जैसे लोग थे। आज भी किसी से पूछिए कि भाजपा का अगर पहला कोई टिकट का हकदार है तो अमरिंदर गुप्ता है और कोई नहीं है। चलिए हम लोगों से भी बात करेंगे और आपके बारे में लोगों से बात करेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि के रूप में आप उनका सही मायने में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो विकास करने का आप दावा कर रहे हैं वो खुद का विकास करेंगे, ये सभी सवाल है जनता से हम लेंगे। अजीत जायसवाल जी पर आपने बड़ा आरोप लगाया है। अजीत जायसवाल जी से बहुत सारे सवाल भी आपने पूछे हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। जी बिल्कुल, और विशेष रूप से आपने इतना अच्छा एंकरिंग किया और बहुत अच्छे अच्छे आप क्वेश्चन पूछे और मुझे लगता है कि आपका चैनल बहुत आगे जाए। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि दिन प्रतिदिन आपके चैनल के यूजर्स की संख्या बढ़े और हमारा काम ईमानदारी से करना है। बाकी उस पर कोई आए अगर उसको लगता है कि हमारा काम अच्छा है तो हम लोग तो कहते हैं कि देखिए आप केवल यहाँ पे ये मत देखना ये तड़क भड़क मिर्च मसाला गाली गलौज नहीं, ईमानदारी से सवाल पूछना है, ईमानदारी से जवाब देना है बिना हल्ला दंगा के। तो अजीत जायसवाल जी से कुछ सवाल है, सवाल आपने वीडियो में देख ही लिया है, तो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए समय आप जरूर दें ताकि आपका भी पक्ष जनता के सामने आ सके। चलिए मिलते हैं किसी अन्य मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।